हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस इसको वन शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इसमें हम जो लाइफ प्रोसेस के 4 टॉपिक हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इनको एक एक करके इनके मेन पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट, न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में ऑटोट्रॉप्स आते हैं और ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से ही बना सकते हैं, जिन्हें किसी के हेल्प की नीड नहीं है। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉप्स 2 तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा कि फोटो मीन्स लाइट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं, उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। सो अब हम देखेंगे सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स होता है डिपेंड ऑन अदर्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड हो, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, इनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सो होलोजोइक को हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं सैप्रोफिटिक क्या होता है। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। और इसमें आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई। ये किसी भी डेड रिमेन्स पे आते हैं और वहाँ पे क्या करेंगे? ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होगा वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देगा। सो फूड को कम्प्लीटली बाहर ब्रेक करने के बाद से ये ऑर्गेनिज्म फूड को फिर इंजेस्ट करेंगे। तो तीसरा जो मोड है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या फिर उसके अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो एग्जांपल है टिक, लीच, स्कैरिस, ये तीनों एनिमल से बिलोंग करते हैं। और एक प्लांट भी है जिसको बोलते हैं कस्क्यूटा, और इसी का दूसरा नाम है अमरबेल। ये एक प्लांट होता है और इसका अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे अपना ये न्यूट्रिशन लेता है। ये भी पैरासाइट्स की तरह बिहेव करता है। सो अब हम देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक में मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट में आता है इजेशन। तो इंजेशन क्या होता है? जब फूड को हम कम्प्लीटली इंजेस्ट करते हैं, फूड को माउथ के अंदर ले जाना, ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। उसके बाद जब फूड माउथ के अंदर जाएगा फिर वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, वहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में तोड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर फूड जब टूट जाएगा, फूड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, और ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्टमक में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये फूड के ब्रेकडाउन से और फूड के एब्जॉर्ब होने से जो अब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मीन्स जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ फूड से, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन में क्या होगा कि जो भी हमने फूड को इंजेस्ट किया था, डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया, उसके बाद फूड में अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए। अब बाकी जो मटेरियल बचा वो क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो वो वेस्ट मटेरियल जो होगा वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो इस लेक्चर में हमने मेनली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ही देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स के अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमन और अमीबा के अंदर हो रहा है, तो एक और ऑर्गेनिज्म है जो शो करता है और वो प्रोटोजोआ होता है। तो आपको उसका नाम लिखना है सिर्फ कमेंट सेक्शन में। ओके।
तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स इस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की साइड क्या होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मीजोफिल सेल के अंदर लीव्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं, और इन्हीं सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है प्लांट को। मेनली 4 टाइप्स के रॉ मटेरियल चाहिए। फर्स्ट है सनलाइट, जो कि सन से मिल जाएगा, सन से डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ले लेंगे। कैसे? स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। स्टोमेटा क्या होता है? ये लीव्स में टीनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। तो स्टोमेटा के 2 फंक्शन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक्सेस वाटर जब प्लांट में हो जाता है तो वही स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? वाटर को बाहर रिमूव कर देते हैं, वाटर लॉस, और इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये 2 प्रोसेस होता है स्टोमेटा में। कैसे होता है? गार्ड सेल होते हैं जो सराउंडिंग सेल से क्या करते हैं? वाटर को एब्जर्व कर लेते हैं और वो स्वेल कर जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। तो जब गार्ड सेल फूल जाएंगे तो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब स्टोमेटा ओपन होगा गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद से गार्ड सेल में से जो वाटर उसमें भरा है वो धीरे धीरे फिर निकल जाएगा। फिर गार्ड सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और जब ये श्रिंक करेगा तो स्टोमेटा फिर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो रॉ मटेरियल्स में सनलाइट सन से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। फिर क्लोरोफिल ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल में। और वाटर सॉइल से मिल जाएगा प्लांट्स को। कैसे? सॉइल में वाटर होता है तो प्लांट अपने रूट के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जर्व कर लेंगे। तो ये रॉ मटेरियल मिल गया प्लांट को। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। कैसे करेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 चीज़ें पाई जाती है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना क्या है? ये जो आप स्मॉल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टैक्स बने हैं, तो इस सिंगल कॉइन को बोलेंगे थाइलाकॉइड, और ये जो पूरे ग्रुप में प्रेजेंट है इसी को कहते हैं ग्रेना। और इसी ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और इसके अलावा जो फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये 2 ग्रेना जो हैं ग्रुप में, ये आपस में जिसके थ्रू कनेक्टेड हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला। और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होगा, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगा। तो अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा और डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होगा, वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पाता है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। अब जो लाइट रिएक्शन होता है वो फोटोकेमिकल फेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन को हम बायोकेमिकल फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा जो प्लांट का फूड मटेरियल है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है एटीपी एंड एनएडीएच। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि यही एटीपी और एनएडीएच का यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। यही ग्लूकोज प्लांट का क्या है? फूड प्रोडक्ट है। यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और स्टार्च पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो प्लांट इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करा लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बन जाएगा। और साथ ही साथ ढेर सारा ऑक्सीजन रिलीज होगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं इस ऑक्सीजन को, और वाटर भी रिलीज होगा। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी प्लांट्स के अंदर। अब ये रिएक्शन मेनली 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जैसे ही सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ा
अब प्लांट के अंदर क्या है, मेसोफिल सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो लाइट को एब्जर्व कर लेंगे। तो लाइट जैसे ही पड़ेगा प्लांट्स के ऊपर, ये क्या करेगा, लाइट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। वाटर H2O जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो सनलाइट जब इस पर पड़ेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, इसको ब्रेक कर देगा। अब ये जब ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बना देगा ग्लूकोज। तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और लास्ट में बन रहा है ग्लूकोज। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये था प्लांट्स के अंदर फूड कैसे बनता है, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे अंदर कैसे डाइजेशन होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन का मोड है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, जिसमें फूड को हम इनटेक करते हैं, उसको माउथ में जाएगा, फिर वहाँ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद से एसिमिलेशन होता है, जिसमें फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहाँ पे वेरियस फंक्शन करने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। और लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम फूड इनटेक करेंगे, फूड माउथ में जाएगा तो माउथ में टीथ होता है जो फूड को क्या करेगा, चीविंग और क्रशिंग करेगा, मतलब चबाने में और फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने में, क्रश करने में, कूचने में टीथ हेल्प करेगा। तो फूड को यहाँ पे क्रश किया जाएगा। उसके बाद से टंग होता है। टंग क्या करता है, फूड को रोल करता है और फूड को ये थोड़ा सा स्लाइमी बना देता है, जिसके वजह से फूड को अंदर ले जाने में आसानी होती है। तो टंग रोलिंग का काम करेगा। और फिर माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीट करता है, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये ब्रेक डाउन करता है। तो माउथ से फूड ईसोफेगस में जाएगा और ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ऐसे कुछ मूवमेंट होगा जिससे फूड पार्टिकल्स को पुश किया जाएगा ताकि वो नीचे जाए, स्टमक में जाए। तो अब ईसोफेगस से होते हुए फूड आएगा स्टमक में। जैसा कि ये डायग्राम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फूड माउथ से होते हुए ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। और यहाँ पे डायफ्राम मिलेगा। फिर ईसोफेगस नीचे ओपन होता है स्टमक में। अब फूड पार्टिकल्स यहाँ स्टमक के अंदर आएंगे। अब स्टमक में फूड का डाइजेशन होगा। कैसे होगा, स्टमक में एक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि एक जूस सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। और इस जूस में 3 चीजें होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को इसके सिंपल फॉर्म यानी पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में ब्रेक कर देगा। यहीं पे HCl मिलेगा जो क्या करेगा, फूड को एसिडिक बना देगा और फूड में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, जो भी बैक्टीरिया या और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको HCl किल कर देगा, उनको मार देगा, ताकि उसकी वजह से हमें कोई बीमारी ना हो। तो HCl माइक्रोब्स को किल करेगा और फूड को ये एसिडिक बना देगा। फिर थर्ड है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है इसको ये प्रोटेक्ट करता है। किससे करेगा, HCl से, क्योंकि यहाँ पे HCl हमेशा सिक्रीट होता रहेगा स्टमक में। तो HCl क्या करेगा कि जो स्टमक की लाइनिंग है इसको बर्न कर सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है कि ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग है इसको ये प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो अब फूड स्टमक में फूड का डाइजेशन हो गया। अब यहाँ से अब जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टमक से और नीचे आएंगे। स्टमक से ये जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे मिलेगा इनको लीवर। लीवर से एक जूस सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं बाइल जूस। और ये बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होगा कि ये लीवर जो होता है ये हिपेटिक डक्ट के थ्रू ओपन होता है और गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू ओपन होता है और दोनों डक्ट आपस में आके मिल जाते हैं और ये फिर कनेक्टेड होता है स्टमक से। और स्टमक ओपन हो रहा है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कि है ड्यूडेनम।
ड्यूडेनम सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये सी शेप बनाता है और ड्यूडेनम में स्टमक ओपन होता है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो लीवर में बाइल जूस मिला, अब फूड और नीचे आया। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज एक जूस सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। इस पैंक्रिएटिक जूस में 3 चीजें होती हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब एमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, इसके सिंपल फॉर्म में माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन का ये ब्रेक डाउन करेगा। और लाइपेज जो है ये इमल्सिफाइड फैट को और तोड़ेगा। कैसे कि जो बाइल जो सिक्रीट हो रहा था वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, यही होता है इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और यहाँ पे ये जो लाइपेज है पैंक्रिएटिक जूस में, ये यही इमल्सिफाइड फैट को और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। फिर अब यहाँ से अब फूड एंटर कर जाएगा, फिर अब फूड एंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस आता है जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है फैट का। अब जो इमल्सिफाइड फैट है उसको पूरी तरह से उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, फाइनल डाइजेशन हो जाएगा, मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में इसको तोड़ दिया जाएगा। और इंटेस्टाइन में ही विलाई प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ में, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन का ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये जो विलाई होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। फिर अब उसके बाद से जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड के साथ वाटर भी होगा, वाटर मिक्स होता है फूड में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इसके बाद से अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो रेक्टम के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और रेक्टम में टेम्पररी कलेक्शन होता है इसका। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसी को वेस्ट बोलेंगे और ये कलेक्ट हो जाएगा रेक्टम में, और उसके बाद ये एनस के थ्रू ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फूड माउथ से ईसोफेगस में आया जहाँ पर ये स्टाल्टिक मूवमेंट हुई, फिर ये नीचे आया स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आया, और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर यहाँ से लीवर से बाइल जूस सिक्रीट हो रहा था, और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस का फंक्शन क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट को तोड़ देना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। और ये स्टमक के पास ही एक स्ट्रक्चर है पैंक्रियाज जो पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, और पैंक्रिएटिक जूस में एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करते हैं। फिर ये ओपन हो रहा है स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में आएगा तो फिर यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा जो फैट का फाइनल डाइजेशन कर देगा। और यहीं विलाई प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो अब ये इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट जो स्टमक आके ओपन हो रहा है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट। फिर यहाँ पे सेकेंड पार्ट है जेजेनम, और फिर थर्ड पार्ट होता है इलियम। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सिक्कम, और सेकेंड होता है कॉलॉन, और थर्ड होता है रेक्टम जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो कॉलॉन भी असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन और ट्रांसवर्स कॉलॉन होते हैं। तो अब फाइनली ह्यूमन में डाइजेशन होने के बाद होता क्या है कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाएगा, और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा, और फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाएगा, और फिर इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी में, और इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इस तरह से ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है, कहाँ पर होता है? तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मीन्स जो न्यूट्रिशन में हमें न्यूट्रिएंट्स मिला और उस न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद से जो ग्लूकोज बना
उस ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, और इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो रिस्पायरेशन मेनली दो तरह का होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक होना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, मीन्स ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पायरुवेट को ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। अप्रोक्स 38 एटीपी बनता है यहाँ पे। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, 38 एटीपी। तो ये है एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और यहाँ पे 38 एटीपी बन रही है। सेकेंड होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, और इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मीन्स ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा और यहाँ फूड का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। इस वजह से बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। अब इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, फर्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में देखने को मिलता है, और इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पहले पायरुवेट में, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो यीस्ट के साइटोप्लाज्म में ये जो पायरुवेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कितना? 2 एटीपी के फॉर्म में, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ओनली 2 एटीपी फॉर्म हो रहा है। सेकेंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये कहाँ होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में। मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से स्पैज्म होता है और हमें दर्द फील होता है, दर्द होता है लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा उसका ग्लाइकोलिसिस होगा, और वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर टूट जाएगा पायरुवेट में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, और फिर इस पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होगा। ये पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और साथ ही साथ 2 एटीपी यहाँ पे फॉर्म होगा। मतलब एनर्जी यहाँ भी रिलीज होगी, लेकिन वेरी लेस एनर्जी, ओनली 2 एटीपी यहाँ पे भी फॉर्म हो रही है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इसका प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जाके कंप्लीट होता है, और इसमें ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी। तो ये था रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं लैरिंग्स, और इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। मीन्स ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यहाँ से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। और लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में, जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का बना होता है, और इसको हम कहते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है। अब कार्टिलेज का ये क्यों बना है? कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। मीन्स क्या होगा कि ये आपस में अगर कोलैप्स कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा लंग्स में। कोलैप्सिंग से बचाता है ये कार्टिलेजिनस रिंग, जिससे कि ट्रैकिया बना हुआ है। अब ट्रैकिया ओपन होता है लंग्स के अंदर। लंग्स हमारी बॉडी में पेयर में पाया जाता है, मतलब 2 होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। अब जो ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया ओपन होता है लंग्स में ब्रोंकाई के थ्रू। तो फर्स्ट पार्ट जो है ब्रोंकाई का वो है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से निकला होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई से निकला होता है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स पे प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ये साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो एल्वियोलाई जो होते हैं वो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे ही इनका भी स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।
तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनहेलेशन क्या होता है। इसमें हमें ब्रीद करना है, ऑक्सीजन लेना है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल किया, इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट होगा, और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स अपवर्ड मूव करेंगे और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा। तो एक ऊपर गया, एक नीचे गया, तो जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे काफी स्पेस बन जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा थोरेसिक कैविटी का, तो क्या होगा, एयर अब एंटर कर जाएगा लंग्स में, और लंग्स के अंदर एयर जाएगा एल्वियोलाई में। यहाँ तक आ गया एयर, यहाँ से होते हुए एयर यहाँ आया, मीन्स एयर ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी और एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे एल्वियोलाई है और यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रहे हैं एल्वियोलाई के पास से, यहाँ पे एल्वियोलाई है और इसके पास से ब्लड वेसल्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजन के थ्रू मूव करके आ जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड में जब आ जाएगा तो ब्लड में होता है आरबीसी और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा हार्ट में। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्वियोलाई से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आ गया ब्लड में और ब्लड में है आरबीसी जिसमें की है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होके और वो अब ले जा रहा है हार्ट के अंदर। तो हार्ट में पहुंच गया ऑक्सीजन, अब हार्ट पंप करेगा और ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स में भेज देगा। तो ये प्रोसेस हो गया इनहेलेशन का, यानी ऑक्सीजन लेने का। अब हमें ब्रीद आउट करना है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है। तो इसमें क्या होगा कि ब्रीद आउट के टाइम पे रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स कर जाएंगे। तो रिब्स डाउनवर्ड मूव करेगा और डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा, मतलब रिब्स नीचे आ गए और डायफ्राम ऊपर गए। अब क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया। अब यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज करने के वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो जो एयर होता है बॉडी सेल्स में वो एंटर कर जाता है एल्वियोलाई में, यहाँ पर अब आ गया, और वो उस एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स के पास आया और यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाएगा और फिर यहाँ से टर्सरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर ट्रैकिया से होते हुए बाहर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है और ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती हैं। तो दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों से होता है, आरबीसी और प्लाज्मा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और 97% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कराता है। मीन्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और फिर वो उसे ले जाएगा हार्ट में। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है वो है प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा 3% ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो फर्स्ट होता है बाइकार्बोनेट के थ्रू, यानी 97% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 20 to 25% CO2 जो होता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और अब जो बच गए 7% वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें O2 और CO2 का हमने ट्रांसपोर्ट देखा। अब कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि गिल्स होता है फिशेस में, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स पाया जाता है। लंग्स ह्यूमन में पाया जाता है और भी एनिमल्स में पाया जाता है। और बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन अमीबा और पैरामीशिया में देखने को मिलता है। और एक होता है स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को ही सर्कुलेशन कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी के सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में बाथेड होते हैं, मीन्स ब्लड में डूबे हुए होते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। ब्लड को कैरी करने के लिए प्रॉपर ब्लड वेसल्स होते हैं।
आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमंस, और भी होते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, और मैमल्स के अंदर आते हैं ह्यूमंस। तो हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज टाइप का। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ब्लड। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉप्सल। ब्लड कॉप्सल का मतलब होता है ब्लड के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। ये टोटल 55% होता है ब्लड का, और ये 2 चीज़ों से बना है, वाटर एंड प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर ढेर सारा वाटर होता है और वो कितना है, 92%। और दूसरा क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन 8% होता है। अब प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मीन्स ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन, और ये फिर अपने एक्टिव फॉर्म यानी फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फिर ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। फिब्रिन जो होता है वो क्लॉट वाले प्लेस पे आता है और ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। अब सेकेंड पार्ट जो है ब्लड का वो है ब्लड के सेल्स यानी ब्लड कॉप्सल्स। ये टोटल 45% होते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं, आरबीसी जिनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से कंबाइन होके ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गन तक पहुंचाता है। अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, और इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। और थर्ड है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अब जो WBC है ये कलरलेस होता है, और इसके 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट टोटली 3 टाइप के होते हैं, एसिनोफिल जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, और सेकंड है बेसोफिल जो एलर्जी से बचाते हैं, और थर्ड है न्यूट्रोफिल्स जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई फॉरेन सेल्स आया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आया, उसको न्यूट्रोफिल सेल जो है वो मार के खा जाएंगे या एनगल्फ कर लेंगे। तो फैगोसाइटोसिस मतलब होता है भक्षण कर लेना, मीन्स एनगल्फ कर लेना। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो भी 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी 2 सेल ऐसे हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। अब जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये इनको एंटीबॉडी बनाने में यानी बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था ब्लड का कंपोजिशन। इसमें हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स 3 चीज़ों से बनी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो होती हैं वो थिक एंड मस्कुलर इलास्टिक वॉल होती हैं, बहुत ही थिक होती हैं, और ये बहुत ही हाई प्रेशर पे ब्लड को कैरी करती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें वॉल्व नहीं होता है, वॉल्व एब्सेंट होता है। तो अब वॉल्व इनके अंदर नहीं है, और ब्लड का फ्लो अगर इनके अंदर बहुत ही स्लो होगा, लो प्रेशर पे होगा, तो ब्लड वापस से आ सकता है, बैक फ्लो हो सकता है आर्टरी के अंदर। इसीलिए जो ब्लड होता है इनके अंदर वॉल्व के एब्सेंट होने की वजह से बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मतलब ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जाती हैं, बॉडी सेल्स की तरफ ले जाती हैं। तो सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अब हम देखेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स थिन वॉल्स होते हैं, और ये ब्लड को लो प्रेशर पे कैरी करते हैं, क्योंकि इनके पास वॉल्व होता है। तो जब इनके पास वॉल्व है तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, वॉल्व प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो को, तो इसीलिए ब्लड इसमें लो प्रेशर पे फ्लो होता है, और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आता है। थर्ड है कैपिलरीज, और कैपिलरीज 1 सेल थिक वॉल होती हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ही कैरी करती हैं। इसमें भी ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो करता है। और जो कैपिलरीज होती है वो इन्वॉल्व होती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। जैसे कि एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन डिफ्यूजन करके
ब्लड कैपिलरीज में आएगा और फिर वहां से ब्लड कैपिलरीज से वो फिर बॉडी के सेल्स तक जाएगा। तो एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहां पे कैपिलरीज से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये थे 3 तरह के ब्लड वेसल्स। तो अब हम समझेंगे डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब हार्ट के अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम इधर वाला, और फिर नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और इधर वाला राइट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर की वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। जब ये वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो यहाँ से एरोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा बॉडी टिश्यू तक, क्योंकि बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बॉडी टिश्यू में, और अब बॉडी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ से CO2 अब ले लिया जाएगा और CO2 को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा यहाँ से बॉडी टिश्यू से लेके जाएगा और राइट एट्रियम में इसको रिलीज करेगा। अब राइट एट्रियम में ब्लड जब भर जाएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होगा, जिससे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और फिर एट्रियम में से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड को लेके जाएगा लंग्स तक, और ये जो ब्लड जा रहा है ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचा देगा। अब फिर लंग्स में एल्वियोलाई होता है और एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन लेके आएगा फिर से लेफ्ट एट्रियम, फिर वहां से आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा लेके आया बॉडी टिश्यू तक, मतलब बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गया। फिर यहाँ से CO2 जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लंग्स में पहुंचा देगा। तो इस तरह से 2 बार सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें बॉडी सेल्स और हार्ट इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व है। तो 2 तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये था डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी, और किडनी हमारे अंदर 2 पाए जाते हैं और ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, और हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, और ये सी शेप्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज, और इनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर ये कंटिन्यू होता है PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बोमेन कैप्सूल के पास का एरिया है इसीलिए इसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और फिर PCT नीचे कंटिन्यू होता है लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले जो ये नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। और लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू होता है DCT में, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये काफ़ी दूर है बोमेन कैप्सूल से, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जाके एंड होता है कलेक्टिंग डक्ट में, मीन्स कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है। तो नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन फॉर्मेशन मेनली 3 स्टेप्स में होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है जो ढेर सारी टफ कैपिलरीज के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टेरियोल आया हुआ है, तो जो एंटर करता है यानी ब्लड जिधर से एंटर करेगा इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये चौड़ा होता है। और ये जिधर से निकलता है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे ब्लड आया एफरेंट आर्टेरियोल से, और ब्लड में अब ढेर सारी चीज़ें हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है। तो यहाँ पे सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, जैसे कि चाय को छन्नी से छान लेते हैं वैसे यहाँ पे भी ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, और ब्लड में जो भी फिल्ट्रेट है उसको यहाँ भेज दिया जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब ये फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आ गया। अब बोमेन कैप्सूल कंटिन्यू है PCT में,
तो पीसीटी में क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का। अब क्या होगा कि जितने भी इसेंशियल चीजें थी उनको रीअब्जर्व कर लिया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको रीअब्जर्व कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इनकी जरूरत होती है। तो इनको हम वेस्ट के फॉर्म में बाहर नहीं जाने दे सकते, तो इनको रीअब्जर्व कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद से अब फिल्ट्रेट नीचे आएगा और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। फिर यहाँ लूप ऑफ हेनले में आएगा, यहाँ पे वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा डीसीटी में और यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। यहाँ पे कुछ आयन सिक्रीट कर दिए जाएंगे ताकि बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आयंस को सिक्रीट किया जाएगा वापस से ब्लड में। और फिर अब जो फिल्ट्रेट बचा है वो फाइनली चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में और यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाएगा। अब जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया वो है यूरिन और उसमें यूरिया है। अब जो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फिल्ट्रेट के फॉर्म में आएगा, ये यहाँ से निकलेगा और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और वहाँ पे टेम्पररी स्टोर हो जाएगा। फिर वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट होता रहेगा। तो टोटल एक दिन में टोटल फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में जो बनता है वो होता है 180 लीटर पर डे। मीन्स एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है और इस फिल्ट्रेट में से जो यूरिन बनता है वो होता है लगभग 1 से 1.5 लीटर, यानी 1 to 1.5 लीटर पर डे। इतना यूरिन हमारे अंदर डेली बनता है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया।